बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमा बकाई, मुकालमे की नश्र से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे हाई प्रोफाइल विजिट्स, एक जो हुआ और एक जो होने जा रहा है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए थे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में। ऑफिशियल विज़िट था, 4 रोज़ा विज़िट था। ओलंपिक्स की सेरेमनी तो उन्होंने बिल्कुल अटेंड की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये है कि जो एक शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान शायद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, वो चीज़ इन दोनों विज़िट से बिल्कुल ज़ायल हो जाती है। जो बीजिंग का विज़िट हुआ और जो रशिया का विज़िट होने जा रहा है। जो तीसरी बात हम करेंगे इस शो में वो है वो मासूम सी लड़की जो मुस्लिम रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई। मुस्कान ने कहा, जब मुझे डर लगता है तो मैं अल्लाह को याद करती हूँ, और उसका अल्लाह अकबर का नारा आज हम सबके जहन और दिल में गूंज रहा है। और ऐसी मोबिलाइजेशन हुई है जिसको काउंटर करना इंडिया के लिए मुश्किल होना चाहिए। और हम सब पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस बच्ची के साथ इसके साथ खड़े हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए इसके साथ खड़े। तो मुस्कान, आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है और हम सब भी आपके साथ हैं। नाज़रीन, बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के चाइना के विज़िट के हवाले से। इंतहाई अहम विज़िट है, इसलिए कि जो हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी का थ्रस्ट था वो इंडोर्स हुआ है। अहम बात सामने आई है। एक तो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इख्तिदार में आने के लिए इसलिए काविश की क्योंकि मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता था और एक वेलफेयर स्टेट चाहता था। और वेलफेयर स्टेट के हवाले से जो चाइनीज़ मॉडल है ऑफ लिफ्टिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, उसके हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत वाज़े तौर पे बात की और कहा वो उसे फॉलो करना चाह रहे हैं। एक बात बार बार उठती है और जो हमसे भी कहा जाता है कि जी चाइना अपनी मुसलमान अक़लियत के साथ कैसा रवैया रवा रखता है। इस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने अब के बहुत क्लियरली कहा कि हमने वहाँ पर अपने एम्बेसडर को भेजा, वहाँ पे एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो डेवलपमेंट ज़ेनजिंग में हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है उसके कोई शवाहिद हमें ग्राउंड पे नहीं मिलते। तो मेरा ख्याल है यहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आया है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, जो हमें इन तीनों बातों के हवाले से पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने PTV न्यूज़ को ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि गो के ये प्राइम मिनिस्टर साहब का चौथा विज़िट था चाइना पे, और लास्ट विज़िट जो था वो 2019 में हुआ। ये विज़िट किस तौर डिफरेंट था पिछले विज़िट से? एंड मोर ओवर ऐसा लगा कि इस विज़िट के जो रिपल्स हैं वो मुल्क में भी महसूस हुए और ख़ित्ते में भी महसूस हुए। तो आप किस तौर देखते हैं इसे? जी, आपने सही कहा कि ये विजिट अहम था। पहले विजिट से जो बुनियादी फर्क मुझे दिखाई देता है, देखिए एतमाद का रिश्ता तो पहले भी था, दोस्ती तो पहले भी थी और अब भी है, सीपेक तो पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। फर्क ये था कि अब चीन समझता है कि जो कोविड का चैलेंज था उससे धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं, और जो तवज्जो पट गई थी इस चैलेंज से निपटने के लिए वो अब अपनी जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर वो दोबारा वो डाल सकेंगे, और जो हमारा जो सेकंड फेज है उस पर वो पहले से ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे। उन्होंने हमसे हमारा जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनके बारे में पूछा, और हमने वाज़े बताया कि हमारी तरजीहात में से पहली तरजीह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारी तरजीह है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी एलिविएशन उससे जुड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि जो IT सेक्टर है वो भी फरोग पाए, उससे नौजवान तबके के लिए रोजगार पैदा होगा और हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो आबाद होंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, एक बहुत ये भी तवातुर के साथ शोर उठ रहा था और अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द बॉर्डर तो उठ ही रहा था, पाकिस्तान में भी उठ रहा था कि सीपेक हैज स्लोड डाउन,
اور شاید ہمارے اور چائنا کے تعلقات میں بھی کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہے. کیا اس وزٹ سے یہ جو تاثر تھا مکمل طور پر زائل ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو وہ تاثر درست نہیں تھا. لوگ نہیں سمجھتے کہ کووڈ کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے دنیا پر، دنیا کی اکانومیز پر، دنیا کی آمد و رفت پر. آپ نے دیکھا کہ آپ اگر ہوٹل انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہاسپٹیلٹی کو، تو ان کو کتنا نقصان ہوا. آپ ذرا ٹورزم کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو ممالک ٹورزم پر انحصار کر رہے تھے، 2019 اور 2020 میں اگر ہم موازنہ کریں تو 73% ان کا ٹورسٹ جو ہے وہ جو فلو ہے وہ کم ہوا تھا. یہ امپیکٹ ہے جس کا ہمیں احساس ہونا ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ ہم اپنی سپیڈ پہ آگے بڑھیں گے اور اس میں کلیئرٹی ہے. اور ہم نے کچھ اقدامات بھی لیے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم نے ایک فعال سی پیک اتھارٹی، ہم نے ایک فالو اپ میکنزم سیل مرتب کر لیا ہے جو چیزوں کو پرسو کرے گا. ہم اب جب گئے ہیں تو باقاعدہ پہلے سے زیادہ تیاری کر کے گئے ہیں کہ ہم نے ایک پچ بک ڈیولپ کی، کون سے ایریاز ہیں جہاں ڈیولپمنٹ اپرچونٹیز میں چین کو اور ممالک کی نسبت پاکستان میں انویسٹمنٹ میں کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہوگا. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. اب ہم بہتر تیاری سے گئے اور میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب نے پاکستان کی اور اپنی سروسز آفر کی ہیں ٹو بیکم اے برج اسٹیٹ بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ چائنا، اور یہ جو رائزنگ کنفرنٹیشن ہے اس کو کم کرنے میں ایک کردار ادا کرنے کے حوالے سے یہ کس طور چائنا میں ریسیو کیا گیا؟ دیکھیے، چائنا تو پاکستان پہ پورا اعتماد کرتا ہے، لیکن ایک چیز جو بڑی واضح مجھے دکھائی دی وہ یہ تھی کہ چائنا میں جو اب اعتماد دکھائی دیتا ہے وہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. ان میں جو ریزالو ہے، جو ڈٹرمنیشن ہے، وہ اس چیز پر قائل ہے کہ ان کی جو اب معاشی ترقی ہے وہ انسٹاپبل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو، ان کی رفتار کو، ان کی رائز کو، اکنامک رائز کو روک سکتا ہے، ریورس کر سکتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ارریورسبل ہے. تو یہ ہے ان کا اعتماد. اب اس میں پاکستان نے پہلے بھی کردار ادا کیا. جب دوریاں تھیں تو ان کو قریب لائے. آپ کے علم میں ہے ہم نے برج کا رول پلے کیا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کولڈ وار کی کیفیت تھی اس میں دنیا واپس نہ لوٹ جائے. اور اگر ہم کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے چین کے ساتھ تو بہت عمدہ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، تو ہم وہ کردار ادا کریں. شاہ محمود قریشی صاحب، فیبروری کے آخر میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب پریزیڈنٹ پیوٹن کے انوائٹ پہ رشیا تشریف لے جائیں گے. یہ ظاہر انتہائی اہم وزٹ ہے کیونکہ کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کا رشیا نہیں گیا پچھلے 23 سالوں میں. تو ان سم ویز 23 سال کے بعد یہ پہلا وزٹ ہوگا، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت رشیا ایک تقریباً سٹینڈ آف میں ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، اور یوکرین میں جو حالات ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے. کیا یہ کوئی سگنلنگ ہو سکتی ہے، یا پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی کیمپ پالیٹکس کا حصہ بن رہا ہے؟ پہلے چائنا کا وزٹ اور اب رشیا کا وزٹ. نہیں، ہرگز کوئی سگنلنگ نہیں ہے ہما. یہ ہمارا روس کے ساتھ جو افغانستان کی جیسی صورتحال سامنے آئی، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے روس کے ساتھ ہماری کنسلٹیشنز، کوآرڈینیشن چل رہی تھی. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ روس کا سینٹرل ایشین ریپبلکس میں افغانستان میں انفلوئنس رہا ہے. تو اگر ہم وہاں امن اور استحکام چاہتے ہیں، اگر ہم وہاں اکنامک کلیپس سے افغانستان کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور اگر ہم ٹیررزم جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہے اس کا ایک پالیسی مرتب کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں روس کا اہم رول ہوگا. تو یہ بتدریج چیزیں چل رہی تھیں. اور دیکھیے، میں کر رہا تھا کہ ایک تو افغانستان کے سلسلے میں ہمیں روس کا تعاون درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اکنامک اپرچونٹیز ہے.
مثلا नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जिसमें रशियन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो सकती है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। बहुत से एरियाज में हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए और बायलैटरल ट्रेड को हम प्रमोट कर सकते हैं। आपने देखा था जब हमारे पास कुछ गंदम की किल्लत हुई और आटे की कीमतें बढ़ रही थी तो रूस ने हमारी मदद की थी और हमें फिल फॉर गंदम भी दी थी। इसलिए हम एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बढ़ाना चाह रहे हैं और फिर हमारे उनके साथ बायलैटरल ताल्लुकात में भी इजाफा हुआ है। जो सदर पुतिन ने उस पर पोजीशन ली है वो बहुत हमारी सोच के करीब है और वो अपने यहाँ वो समझते हैं कि वो मुसलमान अक़लियत का वो ख्याल करना चाहते हैं, उनको एक बराबरी के हकूक देना चाहते हैं। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में माहौल है और जो आप देख रही हैं वहाँ हो रहा है मुसलमान बच्चियों के साथ, तो ये बहुत जरूरी है कि ग्लोबल लीडर्स की तरफ से क्लियर मैसेजिंग जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप मार्च के आखिर में चाइना तशरीफ़ ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अहम मीटिंग कॉल की गई है अफ़गानिस्तान के हवाले से नेबर्स ऑफ अफ़गानिस्तान के साथ, जिसमें अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इनवाइटेड होंगे। ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद चाइना अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ खामोश हो गया है। क्या हम चाइना का एक बार फिर कोई किरदार देख रहे हैं अफ़गानिस्तान की जो बहुत प्रिकेरियस सूरत हाल है बिलखुसूस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से? चाइना खामोश नहीं हो गया था और आपने दुरुस्त कहा कि बिल्कुल मार्च के इख्तिताम पर एक मीटिंग है, मुझे उसमें दावत दी गई है, मुझे फॉर्मल इन्विटेशन आ चुका है जिसमें इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा और जितने नेबर्स हैं अफगानिस्तान के वो शामिल होंगे। और हमने जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के उनको भी मदऊ किया है कि हम मिल बैठकर तबादला ख्याल करें कि हम अफगानिस्तान की कैसे मदद कर सकते हैं, जो नेबर्स कंसर्न्स हैं वो क्या हैं उनसे शेयर की जाए और जो उनकी जरूरियात है उनको समझा जाए और देखा है कि हम मिलकर उनके लिए बेहतरी के इम्कानात कैसे पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और भी बात तय की है कि अफगानिस्तान पर हम चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ट्राइलैटरल मीटिंग भी करें कि दोनों हमसाए जिस बॉर्डर जुड़ते हैं किस तरह मिलके अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं। तो एक ट्राइलैटरल भी प्लान कर रहे हैं और ये जो नेबर्स की मीटिंग है ये भी प्लान कर रहे हैं। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, एक बहुत तकलीफ दे वीडियो मैंने और आपने देखी और मुस्कान एक बच्ची कर्नाटका के प्रोविंस में समझिए तकरीबन मुस्लिम रेजिस्टेंस इन इंडिया के सिंबल के तौर पर हमारे और आपके सामने आई और पूरी दुनिया ने उसको रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है, हमारा क्या मौक़िफ़ है? मुस्कान ने कहा था जब मैं खौफज़दा होती हूँ तो अल्लाह को याद करती हूँ, अल्लाह को तो हम सब याद करते हैं। क्या पाकिस्तान भी मुस्कान के साथ खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान ने तो जब ये सामने आई तो मैंने तो फिर और अपनी तशवीश का इजहार किया। मैंने कहा देखिए ये तो एक मुसलमान बच्चियों को जो तालीम का बुनियादी हक है उससे महरूम करने की बात है ना। आप उनको धमकियां दे रहे हैं और आपने देखा कि जो वहाँ वो जो लड़कों ने जो गुंडागर्दी की उस बच्ची को मतलब हैरेस करने की कोशिश की, पर कमाल है उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसका एतमाद देखिए कि उसने वो उनको माफ कर दिया। और फिर आप देखें कि एक रिएक्शन हुआ है और वो रिएक्शन अब बढ़ता जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। बेटा देखिए कि आप अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम है और फिर आप हिजाब पे, ये तो आपके एक फर्द की मर्जी है कि कपड़े पहने, कैसे पहने, सर ढांपे ना ढांपे, आप कौन है उनको डिक्टेट करने वाले? तो ये किस किस्म का मयार है आपका? तो इस पर बिल्कुल बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, पीटीवी न्यूज़ से बात करने का। आपको आइंदा भी जहमत देंगे। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब से, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अब हम बात करेंगे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब से इसी मौजू के हवाले से। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपको पता है एक हाई प्रोफाइल विजिट हुआ है और एक हाई प्रोफाइल विजिट होने जा रहा है। एक तो ये बताइए कि चाइना के विजिट को आप किस तौर देख रहे हैं?
सिपेक के हवाले से स्केप्टिसिज्म था, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के हवाले से बात होती थी, तो और फिर आपने देखा कि ये जो विजिट है इसकी बाज़गश्त हमें अक्रॉस द बॉर्डर भी सुनाई दी. व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? ये जो सारी स्केप्टिसिज्म था अब ये कम हो जाना चाहिए? जी, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी यही है कि दौरा अच्छा रहा. खुसूसन ये जो जॉइंट स्टेटमेंट निकली है उसमें यकीनन 2-3 फ़वाइद तो मुझे बहुत अहम नज़र आ रहे हैं. पहला तो वही जिसका भी आपने इशारा भी किया कि कई सालों से चेमगोइयाँ सी शुरू हो गई थी कि जी सीपेक स्लो हो गया है, ये तो डेट के ट्रैप में पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है और चीन से पाकिस्तान से खफा हो गया है. तो जब इतनी अच्छी पावरफुल स्टेटमेंट आई है तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि वो सारी चेमगोइयाँ अब दम तोड़ जाएंगी. और आपने कहा जिस तरह के अक्रॉस दी बॉर्डर दुनिया में हर जगह तकरीबन इस बात का एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर गया है कि पाकिस्तान और चीन बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं जहां थे. ये सारी गलत फहमियाँ थी जो फैलाई जा रही थी. दूसरा इसका जो नुमायां पहलू है जिसको कम से कम मैं समझता हूँ नुमायां पहलू, वो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. मैं इस बात के ऊपर बहुत अरसे से कन्विंस्ड हूँ कि सनत साजी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में बहुत अहमियत की हामिल है. इसमें कोई शक नहीं कि हम एक एग्रेरियन सोसाइटी हैं, ज़राअत हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन देखिए इंडस्ट्री को इग्नोर अगर आप करेंगे तो आप बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में रोज़गार पैदा नहीं होने देंगे. तो इसके ऊपर अगर हमारी इंडस्ट्री फल फूलती है और कुछ चाइना से आती है, कुछ हमारी अपनी इंडस्ट्री है, कुछ जॉइंट वेंचर्स बनते हैं जो इन तमाम चीज़ों को इसमें फ्रेमवर्क में देखा गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशहाली की नवीद होगी. इवन जो दोस्त ये कहते हैं कि नहीं आप इंडस्ट्री की तरफ क्यों जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री करें आप, ताकि आप पाकिस्तान के अंदर रास्ते खोलें. हमारे यहाँ ये गलत तासुर रहा, अमूमी तासुर था कि जी सनतकार तो फिर देखे ना इतना अमीर हो जाता है, एक पैसा एक फैक्ट्री से 2 बनाता है, 2 से 3 बनाता है. तो मैं कहता हूँ अगर वो पैसा बनाता है तो आप ये भी देखें कि रोजगार भी तो उतने पैदा कर रहा है. तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये इस दौरे की एक बहुत नुमायां चीज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन. लेकिन एजाज चौधरी साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, एग्रीकल्चर पे भी फोकस है. इनफैक्ट फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि 21 सेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जहां अब कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होगी. तो इन सम वे सिपेक अपने सेकंड फेज में है और ज्यादा मजबूत है अब. जी मेरा तो ये ख्याल है कि ये बिल्कुल है. ज़राअत में भी होना चाहिए. पाकिस्तान की ज़राअत में बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. अल्लाह ताला ने इतनी ज़रखेज़ ज़मीन दी है, पानी के वसाइल दिए हैं. बल्कि क्रिटिसिज्म होता है कि पानी की जो इरिगेशन का मेथड है हमारा वो फ्लड इरिगेशन है, उससे पानी बहुत ज़ाया होता है. तो ज़राअत के शोबे में भी अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो हमारा पाकिस्तानी का भी मसाइल जो है ना वो थोड़े कम हो सकते हैं. खुराक के मामले में हम कहीं बाहर सब चीज़ें नहीं मंगवानी होंगी. तो ये अगर ये इम्प्रूवमेंट्स होती हैं तो चीन फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का यकीनन एक हक अदा करेगा और इसमें अपनी सरमायाकारी लाए. जो जॉइंट स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया एजाज चौधरी साहब, उसमें कश्मीर के हवाले से भी वाज़े स्टांस और सपोर्ट आई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोबारा यूएन रेजोल्यूशंस की बात हुई जो दुनिया में अब लोग कम करते हैं. जी चीन तो खैर हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हमायत करता रहा है और वो तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है. चीन हमेशा साथ रहा है. उससे हिंदुस्तान को कुछ और मुल्कों को भी शायद तकलीफ होती होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो तय थी बात कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ की वो हमायत करेंगे. अफगानिस्तान के हवाले से भी मेरे ख्याल में उन्होंने एक मुस्बत सोच रखी है कि सीपैक को आगे बढ़ाया जाए. तो अच्छी थी जी हर लिहाज से सियासी. अच्छा एक एजाज चौधरी साहब एक अहम डेवलपमेंट हमने देखी अब के कि जब हमेशा चीन पे एक वेस्ट से फिंगर पॉइंटिंग होती है
کہ وہ اپنی مسلمان اقلیتوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. تو اب کہ پاکستان سے جب پرائم منسٹر عمران خان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمبیسڈر نے خود اس زنجنگ صوبے کا دورہ کیا, وہاں پہ انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو بہت کچھ کہا جا رہا ہے وہ صرف ویسٹرن پروپیگنڈا ہے. میرے خیال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یا ایک اہم ہائی لائٹ تھی اس دورے کی. ہو سکتا ہے جی, میں مطلب ہے کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے. مجھے یاد ہے ہم شیعان وہ گھوم رہے تھے مختلف جگہوں پہ, شام کو وہ جو ایک بازار ہے ان کا سینٹرل, اس میں پہنچے تو بازار سے گھومتے گھومتے مغرب ہو گئی تھی, تو تقریباً آخر پہ ہم پہنچے تو مغرب سے بھی دیر ہو گئی تھی, تو پتہ چلا یہ مسجد ہے, یہ شیعان کی مسجد ہے. تو کوئی ہم نے کوئی طے نہیں کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا جی مسجد اس وقت تو بند ہو جاتی ہے, لیکن ایک بندے نے کہا لیٹ می سی, اگر دوسری طرف سے اگر دروازہ جہاں کیئر ٹیکر رہتا ہے ادھر کھلا ہو, تو واقعی کھلا تھا. ہم یعنی ہمارا یہ بالکل سرپرائز دورہ تھا, اور ہم گئے اندر جا کے وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ ابھی بھی عبادت کر رہے تھے, ہم بھی مسجد کے اندر گئے, 2 نفل پڑھے. تو مجھے تو کوئی ایسا تاثر نہیں لگا کہ جی وہاں پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں, مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال میں بہت سارا پروپیگنڈا ہے, اور جہاں تک مسائل ہوتے ہیں وہ ساری آبادیوں کے ہو گئے. ڈیولپمنٹ میں نے بھی ہوتی دیکھی ہے, جب بھی ہم رومچی گئے ہیں ہم نے بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, بلکہ کئی بار ایسا موقع ہوا ہے کہ 200 کلومیٹر وہاں اندر سفر کرنے کا بھی موقع ملا. تو کئی شہروں میں جا کے دیکھا, تو مجھے بھی لگتا ہے کہ پروپیگنڈا زیادہ ہے, ایگزیجریٹڈ ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن. ان کا اپنا ایک سٹائل ہے زندگی کا. پورا چین جو ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, اس میں شنجیانگ کیا اور شیان کیا اور بیجنگ کیا اور شنگھائی کیا, سب اسی نظام کے تحت ہیں. تو اس سے اگر ویسٹ کا اختلاف ہے تو وہ ایک نظامی فرق ہے, ان کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے اس کو. رائٹ جی. اعزاز شوقی صاحب, ایک اور ہائی پروفائل وزٹ ہے فیب کے آخر میں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب تشریف لے جائیں گے رشیا. اس کی آپ ٹائمنگ کس طور دیکھتے ہیں, کیونکہ رشیا اس وقت ایک سٹینڈ آف میں ہے ویسٹ سے, یوکرین کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں ہم کیمپ پالیٹکس کا حصہ بالکل بھی نہیں بننا چاہتے, لیکن کیا یہ وزٹ کوئی سگنلنگ کرے گا؟ کیوں نہیں. دیکھیں بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی رشیا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے, وارمنگ اپ ہے, لیکن کوئی بہت پیش رفت اتنی نہیں ہو رہی تھی. پہلے تو یہ تاثر ابھرا کہ شاید رشیا چونکہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہ رہا ہے, ہمارے ساتھ نہیں کرے گا, لیکن وہ بھی بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر ملک اپنے تعلقات سارے ملکوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اگر ان کے اپنے قومی مفاد میں ہو. تو روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے, آ رہی ہے. کچھ ایسی معاملات ہوئے ہیں جس میں کچھ ضروری تھا کہ پیش رفت ہوتی, تو وہ قانونی پیچیدگیاں تو اب دور ہو گئی ہیں. اب یہ گیس پائپ لائن کا ہے شمالن جنوبن جو بننی ہے نارتھ ساؤتھ, بالکل, تو وہ اگر اس میں کوئی پروگرس ہو گئی ہے, میرے پاس لیٹسٹ اس کا نہیں ہے, میں نے مجھے برسوں ترسوں کوئی صاحب خبر بتا رہا تھا کہ ادھر کچھ معاملات تھوڑے آگے بہتر ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑی سی اس دورے سے بھی اس کو تقویت ملے گی, کوئی پروجیکٹ بن. لیکن جب تک گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, دیگر کولیبریشنز بھی کے لیے بھی بات ہو رہی ہے, تو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں اس دورے کا جو تھرسٹ ہے وہ جیو اکنامک ہے, کیونکہ 2016 سے ہمارے ڈیفینس ٹائز میں تو بہتری آئی تھی. جی جیو اکنامک ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں جب تک آپ, ایک بڑی موٹی بات کر رہا ہوں, جب تک آپ ان ملکوں کے سٹیکس پاکستان کے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے, پاکستان کی سٹیبلٹی اس سے مضبوط ہوگی. اگر یہ سٹیکس بنیں گے تو ہماری, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم چین کے ساتھ تو کھڑے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم امریکہ سے بھی دور ہو گئے. یہی لاجک ہم روس کے ساتھ بھی ہے کہ روس کے بھی سٹیکس ہوں, یورپ کے بھی ہوں, امریکہ کے بھی ہوں, پاکستان میں چین کے بھی ہوں, تو بات بنتی ہے, کیونکہ پھر پاکستان کی اسٹیبلٹی میں ہر ملک کا سٹیک ہو جائے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دورہ ہونا چاہیے, اور امید ہے کہ اس قسم کے سارے جو دورے ہیں. ایک بات اور ہما میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی آپ دورے کرتے ہیں, جیسے آپ چین سے بھی آئے ہیں, تو یہ بنا ہے آپ کا ایک فریم ورک بنا ہے, یہ کامیاب اس وقت ہوگا اگر ہم نے اس کے اوپر فالو اپ کیا. اگر ہم نے فالو اپ نہیں کیا
تو یہ اتنی ایک نادر موقع, اتنی اچھی اسٹیٹمنٹ جس کے اندر سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اسی لیے اس میں صرف حکومت نہیں, اس میں بیوروکریسی, اس میں اسٹیک ہولڈرز جتنے ہیں ہمارے, پاکستان کی ساری عوام کو دل و جان سے, کیونکہ جب تک آپ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, پاکستان میں روزگار پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک خوشحالی نہیں آئے گی, اور خوشحالی اگر نہیں آئے گی تو مسائل آپ کے پاکستان کے بڑھتے رہیں گے. یہی ہے جیو اکنامکس کی جو اعزاز چودھری صاحب, 2 کوئک کامنٹس میں آپ سے چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کامنٹ کیجئے کہ مارچ کے آخر میں نیبرز آف افغانستان کی ایک میٹنگ چائنا میں ہو رہی ہے, جس میں ہمارے فورن منسٹر صاحب بھی تشریف لے جائیں گے. آپ اس کو کس طور دیکھ رہے ہیں؟ اس چائنا بیک ان دا گیم؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اور اس میں جو انٹریم فورن منسٹر ہیں افغانستان کے, وہ بھی انوائٹڈ ہوں گے. دیکھیں, چائنا واز نیور آؤٹ آف دی گیم. چائنا کا ہمیشہ سے افغانستان کی استحکام کی طرف ایک خاص موقف رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں اسٹیبلٹی آئے گی تو سرمایہ کاری آئے گی, اور اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے. یہ جو نیبرز کا فورم ہے, میرا خیال یہ بڑا صحیح فورم ہے, اپروپریٹ فورم ہے. اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں, اور وہ میری طرف سے میرا خیال میں ایک پیغام بھی, ایک مشترکہ پیغام طالبان کو جا رہا ہے کہ کچھ آپ کریں, کچھ ہم ہمسائے کریں گے تو آپ کے ہاں بہتری آئے گی. اب وہ جو طالبان سے جو توقعات ہے وہ بھی پوری ہونی ضروری ہیں. دیکھیں, اگر انہوں نے ویمن رائٹس پہ, گرلز ایجوکیشن پہ, ان چیزوں پہ اگر ڈیولپمنٹ آگے پروگرس نہ کی تو یہ معاملہ مشکل ہوگا. اس لیے یہ سارے نیبرز جو ہیں ایک مشترکہ پیغام دیں گے. ہیومینیٹیرین اسسٹنس یقیناً اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے اب کھڑے ہو گئے ہیں. طالبان کے خلاف جو سینکشنز تھی اس کی بھی ویور ہے, لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, بینکنگ کے لیے ان کو یہ کام کرنے پڑیں گے تاکہ دنیا کو یہ لگے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو پھر یہ پیغام اگر طالبان کو ملے گا سارے نیبر سے, تو امید ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں پیش رفت کریں گے. اعزاز چودھری صاحب, لاسٹ ورڈ آن مسکان, وہ جو سمبل آف مسلم ریزسٹنس انڈیا میں اب ایمرج ہوا ہے, جو حجاب کے حوالے سے اس وقت کنٹروورسی ہے. آپ پیس پروسیس کا حصہ رہے ہیں, پاکستان نے ایکٹیولی اس کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی کیا ہے, آج بھی اس کے حوالے سے ایکٹیو اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہے. آپ اس کو, اور انڈیا کے اندر سے بھی آواز اب اٹھ رہی ہے اس کے خلاف, آپ اس صورتحال کو کس طور دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا فائنلی بیک فٹ پہ جائے گا؟ دیکھیں, انڈیا کے اندر جو اس وقت مودی صاحب نے جو نظام بنانے کی کوشش کی ہے, جس میں ہندو ریاست ہوگی اور باقی کسی اور مائنورٹی کی جگہ نہیں ہوگی, بڑا ہی خطرناک کھیل انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس سے تو ہندوستان کے نہ صرف وہ سیکولرزم اور پلورلزم کے سارے جو دعوے تھے وہ پیچھے رہ گئے, بلکہ ایک بہت بڑا تلاطم مجھے نظر آ رہا ہے ہندوستان کے اندر. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جس میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو وہاں پہ آگ لگا دینا چاہتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک جائے گی, اور یہ پھیل رہی ہے. اعزاز چودھری صاحب, اب دوسری جگہوں پہ بھی اس حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہی ہے, اور وہاں پہ تعلیمی ادارے بند ہیں. جی, اور یہ ایک لحاظ سے بڑا مشکل وقت ہے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں, کیونکہ ایسی حکومت کے ساتھ نبرد آزما ہے وہ, اور دنیا بدقسمتی سے اپنے تجارتی اور اقتصادی جو ان کے مقاصد ہیں ہندوستان کے, اس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں. اور یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور کوئی آگے سے آواز. یہی کشمیر کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن اپنے اپنے قومی اقتصادی مفاد کی وجہ سے سارے لوگ ساری دنیا خاموش ہے. اعزاز چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پی ٹی وی نیوز کے لیے مکالمے کے لیے وقت نکالا. آپ سے پھر بات ہوگی, ابھی اجازت دیجیے. ناظرین, ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور اب ہم بات کریں گے بالخصوص اکنامک پچ اور اکنامک فرنٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. we'll take a short break and be right back. ویلکم بیک ویئرز. بات ہو رہی ہے چائنا کے وزٹ کے حوالے سے اور فورتھ کمنگ رشیا کے وزٹ کے حوالے سے. عمومی طور پہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پچ ہے وہ جیو اکنامک ہے,
اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس مجید عزیز صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لائے, ہمیں جوائن کیا. مجید صاحب یہ فرمائیے, 2 دورے ہوئے, ایک تو چائنا کا ہو گیا 4 روزہ دورہ تھا تو ونٹر اولمپکس کے حوالے سے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت بات معیشت کے حوالے سے ہوئی, اور جو پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک کنورجنس ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی. آپ ہارڈ کور بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں پچھلے کئی سال سے کوئی انویسٹمنٹ فورن آ نہیں رہی تھی. وی ور ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. بہت سے وجوہات ہیں, اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں موقع مل گیا چائنا کا, اور چائنا کا جب یہ موقع ملا تو اس کے بہت سے لوگ لانگ ٹرم اس کے ریمیفیکیشنز پہ دھیان نہیں دیتے تھے کہ آگے کیا ہوگا. ہمیں اتنے سالوں سے پتہ تھا کہ ہمارے پاس 2 ایسی, اللہ کی بہت نعمتیں ہیں, لیکن 2 ایسی ہیں جس سے پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے. ایک گوادر اور ایک تھر کول. تھر کول سے تو بڑی اچھی خبر آئی ہے ابھی. ہاں, میں اسی بتا رہا ہوں کہ ہم نے تھر میں تو بہت دیر کر دی, جب دنیا اب کول کو سے شفٹ ہو رہی ہے, لیکن ابھی ہم تو چلا سکتے ہیں, ہمیں کافی اس میں ایڈوانٹیج ملے گا. اس کے بہت سے اور بھی ہیں, اس میں اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چائنا نے دونوں میں انٹرسٹ شو کیا, اور ان کا جو مین مقصد تھا وہ جو روڈ بنانا تھا گوادر تک, وہ تو آپ بالکل عام آدمی کی زبان میں مجھے سمجھائیں مجید صاحب, چائنا کے ساتھ جو ہماری کنورجنس ہے اس سے نوکریاں جنریٹ ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر بنا ہے, بجلی کا انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے. مطلب ایک تو ہم سیاستدان والی بات سنتے ہیں نا کہ ایک کا ایک ورژن, دوسرے کا دوسرا ورژن. بزنس کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان میں نوکریاں بڑھی ہیں؟ دیکھیں, ہم کیا سوچتے, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی اس نے ایک فیکٹری لگائی تو نوکریاں ملی. وہ تو بالکل ایک نیرو اس کا پرسیپشن ہے. ہم اگر ہولسٹک اپروچ لیتے ہیں تو جیسے اگر پاور پلانٹس لگ گئے, فیکٹریاں چلیں, کمرشل ادارے چلے, آف کورس میں گھر کی تو بات نہیں کرتا, وہ تو ڈومیسٹک ہے. یہ ایک کنٹینیوس ایک پروسیس چلتا ہے, یہ کوئی ایک دن کا یا ایک مہینے کے بات نہیں ہے. تو نوکریاں تو بنی ہے. آج پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. پاکستان میں باوجود پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کچھ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں یا کچھ بھی ہے, تو وی ہیو میڈ اے پیراڈائم شفٹ. تو اس میں ایک بہت بڑا رول ان کا بھی ہے. یہ سی پیک کو اگر آپ لے لیتے ہیں تو رول, ہاں. اب دیکھیں, یہ فیز 1 تھا. اب فیز 2 میں جیسے جو اعجاز صاحب نے بھی جو کہا کہ فریم ورک اگریمنٹ آن انڈسٹریل کوآپریشن, اس پہ میرے خیال سے 4-5 سال سے یہ بات ہے. یہ نہیں کہ پرائم منسٹر گئے اور وہاں انہوں نے ڈسکس کر کے سائن کر لی, نہیں. یہ 4-5 سال سے باتیں ہو رہی تھیں, اس میں اس کے ڈائنامکس بہت فار ریچنگ ہے. اور ہم زیادہ ہوم ورک کر کے گئے تھے, ریڈ ٹیپزم کو کم کرنے کی بات ہوئی تھی. دیکھیں, وہ امپلیمنٹیشن کی پھر آپ بات کرتے ہیں. اوپر سے تو پالیسیاں ویژنری بن بھی جاتی ہیں, تو جب وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے تو امپلیمنٹیشن میں وہ ایک مائنڈ سیٹ الگ ہے, جو ہمارے انفارچونیٹلی ہماری کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں ہے کہ بھائی اس کو ہر چیز کو ڈیلے کرو, اس میں کیا ہوگا. مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیبل سے شام تک ساری فائلیں کلیئر ہو جانی چاہیے, وہ کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ڈیسیجن میکنگ نہیں, ابھی بھی ہے. ڈیسیجن میکنگ از ویری ویری سلو وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا امپلیمنٹیشن اسٹیج. دیکھیں, اب اس میں کیا ہوگا, 2-4 چیزیں بڑی ہیں. کچھ تو اناؤنسمنٹ آ جاتے ہیں کہ جی ہم اتنی انویسٹمنٹ لائیں گے, ہم اتنی یہ, وچ ایٹ لیسٹ گیوز این آئیڈیا کہ کہاں ہم جا رہے ہیں. مین چیز جو یہ ہے نا کہ اس وقت ہمیں ہمارے 9 اسپیشل اکنامک زون جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے سی پی کے اندر, اس میں بہت دیر ہو گئی ہے. وہ بھی بہت بڑا سلو پروسیس تھا. اب امید ہے کہ فریم ورک سے کوئی فرق پڑے گا. سیکنڈ تھا کہ بہت سی انڈسٹریز, میں کافی اس کا پروپوننٹ ہوں, اور میں نے جو اس زمانے میں اٹالین کا یہ بڑا کیا تھا, یہ
कहते हैं रीलोकेशन, आई कॉल इट डी लोकलाइजेशन. ओके, इट इज डी लोकलाइजेशन. वहां से निकल मतलब के जो चाइनीज इंडस्ट्री है जो वो है, डीलोकलाइज हो और पाकिस्तान में पाकिस्तान लगे. में लगे. हमें बहुत जरूरी है कि जॉइंट वेंचर्स करें. ठीक है, वो लोग खुद आए, अपनी भी लगाएं फैक्ट्री. पर एज अ बिजनेसमैन मजीद अजीज साहब, आपको लगता है चाइनीज बिजनेसमैन में ये एपेटाइट है? हमने इस तौर पिच किया है कि उनके लिए क्या फैज है यहाँ आने में? देखिए, उनको जाना है, उनको वहाँ से भी निकलना है, उनके अपने इश्यूज हैं, वो जाएंगे. देख, मैं क्यों जॉइंट वेंचर्स की बात करता हूँ. एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, बिल्कुल. दूसरी वो नई आइडियाज ले आते हैं. हमारी मार्केटिंग बड़ी कमज़ोर है. अभी भी हमारी मार्केटिंग कमजोर है. सिवाय गिनती से आप ले लेंगे जो बड़े हैं, जिनको इनके पास एक नेटवर्क भी बना हुआ है, एक इनके पास सिस्टम है. बाकी जो हमारे एक्सपोर्टर्स और हैं, वो जिसको मैं कहता हूँ रिटेल एक्सपोर्टर्स, वो अब उस, क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग, बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, कुछ. मेरा पॉइंट ये है कि हमें वो एक किस्म का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट दुनिया भर में हैं. नॉट ओनली, मैं टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ. मोर इम्पोर्टेंटली, जिस पे हम लोग काफ़ी शोर मचाते हैं कि हमने फ़िलहाल इनको एक्सेस दे दी थी चाइना को अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन अदर वेज, कि उनका वो चीज़ें माल भी पाकिस्तान आ रही हैं जो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है. पाकिस्तान के पास क्रिटिकल मास है उसका. तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब है. हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर आप उसकी बात करते हैं तो हम 2020 में चाइना ने कुछ 15 अरब डॉलर का ऑफिशियल माल किया, विच आई डिस्प्यूट द फिगर्स, बिकॉज बहुत सी अंडर इन्वॉइसिंग हो रही थी, मिस डिक्लेरेशन हो रही थी, तो एक्चुअल फिगर्स तो बहुत हाई है. लास्ट ईयर 50% इजाफा हो गया, तकरीबन 24.25 अरब डॉलर चाइना से आया, विच माइंड यू डज नॉट मीन कि हमने सारी चीज़ें, हमने गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या कोई रॉ मटेरियल से मटेरियल भी आया जो इंडस्ट्रियल उसमें यूज होता है. जो स्टेट बैंक की टर्म फाइनेंसिंग का जो था, उसके तहत बहुत सी मशीनरी आई है, और काफ़ी हद तक हम पाकिस्तान में एक्सपेंशन हुआ बिकॉज ऑफ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, 1-2-3% का जो रेट था. इससे क्या हुआ कि चाइना मेक्स नाउ एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स, तो वो एक बार आ गया. तो इन अ वे यू कैन से ठीक है, हमारा इससे ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें अगर उसमें शामिल हैं, अभी उसके फिगर्स आ जाएंगे, तो वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए तो बेहतर है, एंड दैट इन इटसेल्फ वुड प्रोवाइड जॉब्स, बिकॉज मशीन खुद पर तो नहीं चलेगी. जब जॉब्स, देखिए इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यूज दिए चाइना में, उसमें उन्होंने कहा मैं 2 बातें चाहता हूँ. एक बात ये जिसकी वजह से मैं इख्तिदार में आया हूँ या जो काम करना चाहता हूँ इख्तिदार में आके, उन्होंने कहा एक है कि वेलफेयर स्टेट, और दूसरा है रूल ऑफ लॉ. तो वेलफेयर स्टेट अगर हम चाहते हैं तो फिर ये जो चाइनीज मॉडल है ऑफ लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, आपके ख्याल में वो एप्लीकेबल है पाकिस्तान में? इतना जल्दी नहीं, और उसकी बताऊंगा. वो याद होगा आपको, मैं एक दफ़ा आप ही के प्रोग्राम बात की थी, वॉशिंगटन कंसेंसस और बीजिंग कंसेंसस. बिल्कुल. तो बीजिंग तो इतने ऑथोरिटेरियन कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, हमारे यहाँ रेंट सीकर्स बहुत हैं. हमारे यहाँ हमने जितनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है, तो फिर हमने उसको काफ़ी हद तक हमने इसको फैला दिया है. सेंट्रलाइज कोई थिंकिंग नहीं है. जो विजन है कि हम ये वेलफेयर स्टेट कब बनेगा, जब एवरीवन इज ऑन बोर्ड, और जब रूल ऑफ लॉ भी होगा ना. रूल ऑफ लॉ तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटीज होनी चाहिए. देखिए, आप अगर वेलफेयर स्टेट की बनाने की बात करते हैं या आप रूल ऑफ लॉ की सही में बात करते हैं, चाइना का एक सक्सेस क्या है कि अगर ऊपर से पॉलिसी बन के आती है तो इनकी सारी जो तकरीबन पॉपुलेशन है, दे ओन दैट डिसीजन. हमारे यहाँ तो शाम, अभी दोपहर को टीवी ने बता दिया कि ये पॉलिसी हुई, और शाम तक सारे टीवी में एंकर्स ने और जो भी लोग आते हैं उन्होंने उसका धज्जियाँ उड़ा देनी है. ये नहीं होता. इट हैज़ टू गो डाउन टू द लेवल ऑफ द पीपल. ये और चाइना की कामयाबी का एक राज ये कि पॉलिसी को एक नेशनलिस्ट थिंकिंग होती है,
या पेट्रोटिक थिंकिंग के लें, और देन इट इज ओन्ड बाय द पीपल। तो आपके यहाँ हमारे यहाँ ओनरशिप की कमी है। हमारे यहाँ ओनरशिप की कमी है, और ओनरशिप की कमी के लिए जब हम ऊपर बैठे होते हैं तो देन वी शुड दैट लीडर्स एंड द डिसीजन मेकर शुड एस्टेब्लिश द रेट विच इज इम्पोर्टेंट एंड नेचुरली। जाहिर बात है डे वन से वेलफेयर स्टेट की बात करें, और वेलफेयर स्टेट बनाने में हम क्यों नहीं, तो हर 22-25 करोड़ 23 करोड़ हम लोग हैं, हमारा तो फंडामेंटल राइट है। बिजनेस कम्युनिटी का क्या सेंटिमेंट है इस वक्त, इस पूरी जो रशिया का ट्रिप होने जा रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, चाइना, जो पूरी एक इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें जो बिजनेस कम्युनिटी है इसको ये कंड्यूसिव देखती है या ये इसको किसी और तरफ जाता देखती है? देखिए इसको तीनों में अपने ले लेते हैं। पहले अफगानिस्तान को ले लेते हैं। अफगानिस्तान एक ज़माना हमारी सेकंड हाईएस्ट हमारी एक्सपोर्ट्स होती थी। हमने उसका बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, और यहाँ मैं बिल्कुल आई कैन से इट विद ऑल कन्विक्शन कि हमारे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऑफिशियल ट्रेड हो, वो चाहते हैं कि स्मगलिंग ही हो, स्मगलिंग के, अनडॉक्यूमेंटेड के, और ये हो रही है। मतलब ऑफिशियल ट्रेड। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं, सीमेंट हमारी बड़ी वहाँ की नॉर्दर्न एरियाज की फैक्ट्री में बिल्कुल फर्स्ट क्लास सीमेंट जा रहा था, आज भी जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं जा रहा है, जा जरूर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अफगानिस्तान से बहुत सब मिनरल्स आते हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, वो भी अनऑफिशियली अनडॉक्यूमेंटेड आ रहे हैं। अनडॉक्यूमेंटेड आप इसको कहें, लेकिन वो एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के नाम से। ओके। अब देखो दो तरफ हैं, एक जो सीमेंट मिल की उसमें नहीं आएगा, लेकिन वो लोकल सेल्स की हो गई जो चले गया, वहाँ का मिनरल इधर आ रहा है। अफगानिस्तान आई होप जो न्यू गवर्नमेंट है वो दुनिया की सेंटिमेंट्स, इंटरिम कहें या कुछ भी, वो दुनिया की जो सेंटिमेंट्स हैं उसको एड्रेस अगर कर लेता है तो पाकिस्तान और ईरान और चाइना, 3 कंट्रीज कैन प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन डेवलपिंग। और रशिया का क्या किरदार? अब आ जाए रशिया पे। बहुत से सालों से हम सुनते रह गए कि प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान आएंगे। मेरी थिंकिंग है कि द डे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट पुतिन भी आएंगे। जिस दिन प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान लैंड करके अपना पांव बाहर निकालेंगे जमीन पे, अच्छा, उस दिन पाकिस्तान की में वो चीजें आ जाएंगी फ्रॉम एंड स्पेशली इन ऑयल गैस विच इज आवर गैस पाइपलाइन की तो बात हो रही है, लेकिन आगे नहीं हो रही। जिस तरह हमने अब के ये है कि इस विजिट में इंशाल्लाह देखिए पेशरफ्त हो जाएगी। 2014 में हमारा आईपी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन वाज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड, और उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था। हाँ, अगर होता तो हम सनतकार कराची के सड़कों पे सुई गैस के सामने धरना ना देते मसलन। हाँ। तो अगर आप थोड़ा आगे का देखें तो ये गैस पाइपलाइन जो रशिया की है या और की, ये तो बहुत एक एस्पेक्ट है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम रशिया जो हम समझते नहीं है, क्योंकि हमने रशिया को हमेशा समझा कि वो तो इंडिया का दोस्त है, तो हमारी तरफ नजरें नहीं है। आज दुनिया की ग्लोबल सिनेरियो बदल गया है, और हमें मैं तो कहता हूँ, कल रात को मैंने तकरीर की थी, ईरान के कौंसल जनरल का एक प्रोग्राम था। आई ऑलवेज टॉक अबाउट कैपरी, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ईरान। होल्ड योर थॉट मजीद साहब। हमारे साथ जुबैर तुफैल साहब हैं जो अगेन बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कम्युनिटी के, उनसे बात कर लेते हैं फिर आपके पास वापस आएंगे। जी जुबैर तुफैल साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम जनाब, नाइस टू टॉक विद यू। जी, आप साबिक सदर हैं FPCCI के, ये फरमाइए कि क्या सूरत हाल आप देखते हैं, ये जो हाई प्रोफाइल दौरे हो रहे हैं जिनका पिच जियो इकोनॉमिक है, चाइना के साथ अभी एक दौरा कंक्लूड ही हुआ, रशिया के साथ होने जा रहा है, आप जो बिजनेस कम्युनिटी है वो गैस के हवाले से बहुत नाराज है, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप समझते हैं कि ये जो विजिट्स हो रहे हैं ये आपकी कम्युनिटी के लिए कोई बेहतरी ला सकते हैं? क्योंकि जब बिजनेस कम्युनिटी फ्लरिश करती है तो फिर पाकिस्तान फ्लरिश करता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए बात ये है कि
हमारे विद इन द कंट्री चैलेंजेस तो हैं, एनर्जी के चैलेंजेस भी हैं कि गैस की अवेलेबिलिटी है या कम है या नहीं है या महंगी है। तो एनी हाउ गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली चाइना का दौरा किया और उसके बाद वो अनकरीब रशिया भी जा रहे हैं। तो नेचुरली जब हाई लेवल पे ये सारी एफर्ट्स होती हैं तो इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम भी होता है। और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का इस वक्त काफी बड़ा इशू जो है वो एनर्जी का ही है कि स्टेबल एनर्जी मिलनी चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस लेवल। तो मैं समझता हूँ कि इवन रशिया जो है, रशिया से भी जो हमारे जो भी करंट कॉन्टेक्ट चल रहे हैं जिसमें एक पाइपलाइन की भी बात है, तो ये सारी चीजें हैं। रशिया की तरफ से भी इसमें इंटरेस्ट है कि दे वांट टू ले डाउन द पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू नॉर्थ। तो ये सारी चीजें मुल्क में बेहतरी लेके आएंगी। बाकी थोड़े थोड़े चैलेंजेस जहाँ जहाँ हैं वो अपनी जगह हैं और उनको गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट को अपनी जो भी इश्यूज होते हैं बताता रहता है और वो उसको कभी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, कभी नहीं हो जाती। लेकिन आई वुड से ओवरऑल जो है ना इकोनॉमी की डायरेक्शन पॉजिटिव है। आप समझते हैं इस वक्त मईशत की डायरेक्शन पॉजिटिव है? क्योंकि इसके हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। दो बातें होती हैं। देखिए आपके इस वक्त एक्सपोर्ट जो है ना वो करंट ईयर 30 जून को जब खत्म होगी तो एक्सपोर्ट जो होंगी वो $30 बिलियन क्रॉस कर चुकी होंगी, नंबर एक। आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस है वो भी 32-33 बिलियन डॉलर्स की आएंगी। अब रहा मसला कि जनरली ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशन है कि जो अपोजिशन होती है उसका काम है कि अपोजिशन करना, चाहे कोई अच्छा काम कर रहा हो तो भी और अच्छा काम ना कर रहा हो तो भी। तो वो चीजें अपनी जगह पे हैं। बट तो आप जुबैर तुफैल साहब, आप ये फरमा रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मजीद अजीज साहब मौजूद हैं, कि ये जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये पाकिस्तान की माशी तरक्की में एक रुकावट है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। इनफैक्ट अभी आपसे बात करने से पहले 5 मिनट पहले मेरे पास एक सीनियर बैंकर आए हुए थे, तो उनका भी यही सवाल था कि जो एक्सपोर्ट भी ठीक जा रही है, रेमिटेंस भी आ रही है, बट हाउ अबाउट द पॉलिटिकल पोलराइजेशन? सो दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न एंड वी मतलब हमारी ये तवक्को है, उम्मीद है कि ये चीजें जो है हुकूमत और जो है अपोजिशन उसको बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल को हल करे। अनफॉर्चुनेटली अभी जो पहले 3 साल थे तो हुकूमत का रवैया जो था वो बहुत ज्यादा अपोजिशन के साथ बहुत एग्रेसिव था। दे वांट टू क्रश देम। तो कभी भी किसी भी जगह पे ना अपोजिशन को क्रश करके ना मईशत नहीं चलती। आपको बातचीत करनी चाहिए, जो भी मसाइल हैं उनको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए और यही एक बेहतरीन जरिया है किसी भी मईशत और मुल्क की तरक्की करने का। बस लास्ट कमेंट दीजिए जुबैर तुफैल साहब, चाइना के हवाले से आपके ख्याल में जो सेकंड फेज है सिपेक का वो पाकिस्तान की मईशत के लिए सूदमंद साबित होगा? नहीं, इंशाल्लाह साबित होगा। देखिए सीपैक जो है उसके जरिए फर्स्ट प्रोजेक्ट में जितने भी फर्स्ट फेज में जितने प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट लग गए, एनर्जी के सारे प्रोजेक्ट्स लग गए। अब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है और इसमें देखिए दोनों की विल है और विश भी है। पाकिस्तान भी चाहता है और चाइना भी चाहता है कि सेकंड फेज में सीपैक के जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी जगह रुका हुआ है तो उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 साल के अंदर चाइना के शुक्रिया, साथ बहुत बहुत तो शुक्रिया, काफी प्रोग्रेस होगी। जी शुक्रिया जुबैर तुफैल साहब। आपने जुबैर तुफैल साहब की बात सुनी, आपके साथियों में से हैं। चाइना और पाकिस्तान में विल भी है और विश भी है, तो फिर तो प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए। देखिए चाइना कोई भी पॉलिसी वो बनाता है वो ओवरनाइट नहीं बनती। बहुत उनकी पॉलिसी बहुत सालों से इसकी प्लानिंग इसकी, और मैंने कहता पूरा देख के ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसके बाद एक डिसीजन होता है। देखिए ये जो साइन हुआ था फ्रेमवर्क, उसमें एक है कि एक कंपनी है वो 100 एकर्स का क्लस्टर चाहिए उसको लाहौर में, जहाँ तकरीबन $35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लानी है। मैं बहुत सालों से ये कहता था, जब से मैं ROZ आपको याद होगा उसके कॉन्डोलेज़ा राइस के नहीं, कॉन्डोलेज़ा राइस नहीं, उससे ठीक है, हाँ जॉर्ज बुश के ज़माने। देखिए हम कॉटन बड़ा एक्सपोर्ट करते थे चाइना, इसके बाद जब कॉटन के हुआ तो हमने एटलीस्ट वैल्यू ऐड करके यान देना शुरू कर दिया। यहाँ भी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी लोकल एंड
डोमेस्टिक एंड और एप्टमा के लोग चाहते थे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। हम इनको चाइनीज़ को और सबको यही कहते थे कि आप यहाँ फेज़ 1 में आप वीविंग शुरू करें और ग्रे क्लॉथ जो इसका बनता है बिगे डाइड या प्रिंटेड वो करें, इसके बाद इसको एवोल्यूशनरी है और ताकि आपको यहाँ सब चीज़ें मिल जाए तो आपको वहाँ तो आपके ख्याल में अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? हम ये अगर ये ऑपरेशनलाइज हो गए, ऑपरेशनलाइज हो गया विच आई होप होगा और इसमें रुकावटें ना हुई और फास्ट ट्रैक पे हुआ तो एक इट विल बी a very positive signal to the other Chinese people और मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टर है चाइना में वो हाँ वो आ खुल रहा के सामने है आएगा। और उसमें देखें उसमें कोई सोवरेन गारंटी की बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, इट्स अ प्योरली बिजनेस डिसीजन एंड दैट इज व्हाट वी वांट, दैट बिजनेस डिसीजन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप दुनिया में जब इन्वेस्टमेंट शोज करते हैं तो ये ना कहें कि हमारे पास ये है ये है। मैं चाहता हूं कि मैं अगर ये मेरे पास एक पोटेंशियल इन्वेस्टर आ रहा है, व्हाट डू यू वांट? एग्जैक्टली मेरे ये ख्याल है फर्क है। अब के जो थ्रस्ट था वो यही था। ये कि भाई आपको क्या चाहिए? जी जो हमने मिनिस्टर्स बहुत उम्दा बात पे शो खत्म करें, मजीद अजीज साहब ने कहा आप ये देखिए कि उनका क्या फैज़ है यहाँ आने में, और अब के जो ट्रिप था बिलखुसूस जो उसका इकोनॉमिक पिच था वो यही था कि चाइना का क्या फ़ायदा है यहाँ आने में, और जब ये विन विन क्रिएट होता है तभी सूरत हाल आगे बढ़ती है। एक और अहम बात जो सामने आई वो ये कि माशी ग्रोथ के लिए, मईशत के लिए, लोगों के लिए जो सियासी पोलराइजेशन है इस वक्त पाकिस्तान में वो नुकसानदेह है, और मेरा ख्याल है दोनों तरफ से तदब्बर का इजहार होना चाहिए। जी आप कुछ जरूर कहिए। क्योंकि पीटीवी है तो प्राइम मिनिस्टर साहब और रज़ाक दाऊद साहब को मैसेज देना है। कहिए। देखिए हम बातें करते हैं ना वी हायर देन द हिमालयाज एंड डीपर देन द पैसिफिक एंड स्वीटर देन स्वाद हनी। देखिए पाकिस्तान को 1000 आइटम्स के 10 सेकंड चलूंगा, 75% ऑफ पाकिस्तान की वो अलाउ कर रहे हैं एफटीए के अंदर ड्यूटी फ्री, और इस तरह हमने भी उनके प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री किया है। यूनिलैटरली चाइना ने बांग्लादेश को ये दिया है कि योर 92% आपके गुड्स आप हम ड्यूटी फ्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना, लेकिन और हमें कितना दिया है? हमें 75%। इतना बुरा भी नहीं है मजीद नहीं, आप पूरी बात सुन लें। लेकिन चाइना ने कहा है कि हमारा अगर गुड्स आपके बांग्लादेश में आता है तो उसकी जो आपके प्रिस्क्राइब टैरिफ से वो लें। हम यहाँ ड्यूटी फ्री की करते हैं, इनकी चीजें लेते हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को ये दिया है। तो आप कह रहे हैं जो बांग्लादेश को कंसेशन दिया है वो हमें भी देना चाहिए, और ये देना चाहिए और उस इंडस्ट्री में जाए जो यहाँ है उसका माल ये नहीं आना चाहिए। राइट जी, ठीक है मजीद साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, दिल चाह रहा है आपसे और बात हो। नाजरीन साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आखिर में मजीद साहब ने प्राइम मिनिस्टर और दाऊद साहब को एडवाइस भी दे दी है। फिर मुलाकात होगी आपसे कल शब। इजाजत दीजिए हुमा बकाई को मुकालमे से।